अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान जरिया आरिफ। नाज़रीन, रात गए आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। रात के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए तो आज सुबह हमने उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करते हुए देखा। कौमी असम्बली के फोरम पर आज उन्होंने एक बार फिर कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तरह हुकूमत को मिसाकी मईशत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि 4 ऐसे अहम मसाइल हैं कि जिन पर हम बैठकर बात कर सकते हैं। हम भी बैठने को तैयार हैं, आप भी बैठकर बात करें। जहां एक तरफ वो बजट के हवाले से बात कर रहे थे कि उस पर नजरसानी की जाए, कुछ ऐसा बजट पेश किया जाए जो कि आवाम के लिए थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि जहां से वो आ रहे हैं वहां पर लोग खौफजदा हैं कि जितने टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। और जब मैं जेल गया तो मुझे देखने के बाद तो हर किसी के जहन में एक सवाल होगा कि जब आसिफ अली जरदारी जेल जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो इसलिए उस वक्त उन्होंने एक और जुमले का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिसाब किताब का अमल अब खत्म होना चाहिए, अब हमें इसे आगे बढ़कर कुछ सोचना होगा, कुछ देखना होगा। तो ये वो मुतालबा है जो कि ना सिर्फ उनकी जानिब से पेश किया जा रहा है, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी है कि हिसाब किताब के अमल को बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन ये कितना आगे बढ़ता है, इसका फायदा किसको हो रहा है, ये इस पर बात करना अभी बाकी है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ जहां तिब्बी बुनियादों पर ये जमानत मुस्तरद होते हुए दिखाई दी, वहीं सुबह के औकात में हुकूमती अहकाम जारी होते हैं कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से आज कोई भी सियासी शख्सियत मुलाकात नहीं कर सकती। जबकि देखा जाए तो आज जो मुलाकात होनी थी सियासी कायदीन के हवाले से, सियासी नुमाइंदगान के हवाले से, तो डिस्कस किया जाना था APC के हवाले से, जिसका एजेंडा नवाज शरीफ साहब ने तय करना था। एक और अहम और इंतहाई सरहद के उस पार से खबर वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को दोबारा ओहदा संभालने पर जो मुबारकबाद दी थी, उस पर पाकिस्तान को भारत की जानिब से आज खत की सूरत में जवाब मौसूल हुआ है। ताहम भारत की जानिब से उस पर मुस्बत जवाब तो दिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसे मुज़ाकरात या टेबल टॉक के हवाले से कुछ ना समझा जाए। ये एक सिर्फ रस्मी जवाब था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये अहम टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे इस बार स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार अज़हर रूमी साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, साथ ही साथ तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और तज्ज़ियाकार राजा आमिर अब्बास भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक़ सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, जिन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि जहां से मैं आ रहा हूं वहां हर शख्स खौफजदा है, कोई भी कारोबार करने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि जिस शख्स के पास 5 लाख रुपए हैं उसको FBR का नोटिस होगा। अब ऐसे कौन कौन पूरे मुल्क में हिसाब देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए, क्योंकि आम आदमी खौफजदा है कि अगर जरदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो हमारा क्या बनेगा। सवाल यह है कि हिसाब किताब करके आगे की बात की जाए तो ऐसे में आसिफ अली जरदारी की साबिक सदर की ये तजवीज़ काबिल अमल है, हाँ या नहीं। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी ओपिनियन जानूंगी। आपने मुझसे शुरू किया, मेरे ख्याल में ये एक हद तक ज़्यादती समझी जाएगी कि मैं तो ये कहूँगा कि जरदारी साहब ठीक कह रहे हैं, चूँकि मामलात जिस हद तक ख़राब हुए हैं पिछले 10 माह में, और एहतसाब के नाम पर जो कुछ अब तक खिलवाड़ हुआ है उसने पाकिस्तान का मजाक बना कर रख दिया है। अब तक आपके ख़जाने में कोई 1 रुपया नहीं आया है जो ये आपको कहा जाए कि एहतसाब के अमल के ज़रिए आपका ख़जाना जो है वो भरना शुरू हो गया है। और इसके अलावा ये तक हुआ है कि जनाब लोगों को गिरफ़्तारियाँ हुई, गिरफ़्तारियों के बाद कोर्ट्स की तरफ से जो ऑब्ज़र्वेशंस आईं, वो लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या और अदालतें हों, तो उन ऑब्ज़र्वेशन से भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का तरीक़ाकार है। और फिर ये कि एहतसाब के जो वो हैं मुहतसिब आला हैं पाकिस्तान के, वो इतने बाइस्ड हैं कि वो एलानिया तौर पर कहते हैं कि हम हुकूमत के अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से इसलिए गुरेज़ कर रहे हैं कि हुकूमत के गिर जाने का ख़तरा है।
अगर ऐसी सूरत है, और वो वैसे भी वो खुद भी सवालात की जद में हैं और वो खुद अपने मामलात में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं और उन पर ऐसे संगीन किस्म के सवालात हैं कि उनकी इंटीग्रिटी जो है अब बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुकी है। तो ये सारा अमल देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान अब जहाँ है इससे पहले कभी भी नहीं था, और अगर हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो ये एहतसाब करें, ये इंतकाम का ढोंग ना रचाएं, एहतसाब का ढोंग ना रचाएं। एहतसाब के ढोंग के पीछे पाकिस्तान को गैर फाल कर दिया गया है, तमाम दफातर को गैर फाल कर दिया गया है। आप जाकर देखें, मैं मूव करता हूँ शहर के अंदर, मैं एक सूबाई दारुल हुकूमत में रहता हूँ, यहाँ जो सूरत हाल है, यहाँ पर कोई क्लर्क काम करने को तैयार नहीं है, कोई सुप्रिटेंडेंट काम करने को तैयार नहीं है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने को तैयार नहीं है, कोई डायरेक्टर काम करने को तैयार नहीं है, कोई कलम पकड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पर लोग जो हैं इंतहाई कसमापुरसी की हालत में फिर रहे हैं और वो दर बदर रुल रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। एहतसाब का खौफ और नैब का खौफ है, और नैब के लोग यहाँ तक कहते हैं, मैंने खुद ज़ाती तौर पर यह तजर्बा है, ऐसे लोगों को बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जिन पर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं लगा सकते, उन लोगों को कहा गया बुलाकर कि आपकी नस्लें तबाह कर देंगे, आप याद रखेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे हैं। तो इस सूरत में आप समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं वो काबिल अमल है, हिसाब किताब के अमल से भी अब हमें आगे बढ़ना होगा। आमिर साहब, आपके नज़दीक क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, आगे की बात बिल्कुल होनी चाहिए, आगे की सोच होनी चाहिए, लेकिन ये जो बात है कि जी पुराना हिसाब किताब उस पर बात ना हो, वो मेरे ख्याल में नाकाबिले अमल तजवीज़ है आसिफ अली जरदारी साहब की। उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि अवाम की जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, मैं कहूँगा कि उनके दिल के करीब है एहतिसाब। वो समझते हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क की मईशत को डिबोने के, और वो लोग के जो उनके दुखों के जिम्मेदार हैं, उनको किसी न किसी तौर पे जवाब देना चाहिए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका एक बुनियादी सतून है उसकी सियासत का, उसके फ़लसफ़े का, उसके नज़रिए का कि एहतसाब हो। तो हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि अगर वो इससे यू टर्न लेते हैं इमरान खान साहब, तो बाकी चीज़ों को तो लोग जो है नज़रअंदाज कर देंगे, बाकी यू टर्न को, लेकिन इस यू टर्न पे उनकी सियासत की असास खड़ी है, और क्योंकि असास खड़ी है तो उसको लोग वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बात है कि जी आगे की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क की बड़ी सियासी जमातें बशमूल हिज़्ब इक़्तिदार में जो है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जो बड़ी जमातें सर कहते हैं ना जोड़ कर बैठती हैं इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, जो पेचीदा मसाइल का सामना है, गंभीर मसाइल का सामना, ये बड़ी मज़बूत बात होगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने किसी ने अगर वो किया माजी के अंदर आज से 2-4 साल पहले, 10 साल पहले, कि उसको आप वो भूल जाएं। उसका ये मतलब भी नहीं कि हुकूमत में अगर कोई बदनवानी में मुलविस है, पीटीआई हुकूमत में, उसको छोड़ दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि जी आप मिट्टी डालें और आगे बढ़ें और उसके बाद वो जो पुराना जो गंद है वो आकर हमारा जो है मुस्तकबिल को हमारे घुना दे। मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है ये चीज़। जी, आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हिसाब और एहतसाब का अमल रुक जाए। ठीक है मिर्जा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? जी, मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ ये काबिल अमल है और इस पर अमल भी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप जरदारी साहब की ही तारीख देख लें, मैं थोड़ा सा इसमें वक्त लूँगा कि 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत को फारिग किया गया तो गुलाम इसाक खान साहब ने बेतहाशा रेफरेंस बनाए इनके और बीबी के ख़िलाफ़। उसके बाद इनकी जब दूसरी गवर्नमेंट फारिग हुई तो लगारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे और रेफरेंस बने। नवाज शरीफ साहब ने उनको प्रोसिक्यूट किया। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए और बहुत दावे किए गए कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, सब कुछ होगा। अब 1990 से लेकर 2017 यानी कि 27 साल ये केसेस चलते रहे। किसकी वजह से, किसकी नाअहली थी, अब ये सवालात तो मेरे ख्याल से इस पे भी कमीशन बनना चाहिए। और फिर हमने देखा कि यक्के बाद दीगरे वो सारे रेफरेंस खारिज हुए जब जरदारी साहब मदद कर रहे थे नवाज हुकूमत का तख्ता गिराने की। और उस वक्त जब सेनेट का चेयरमैन बदला गया तो एक एक करके वो केस, तो आज ये मनी लॉन्ड्री और ये ओमनी ग्रुप की बात तो हो रही है, लेकिन वो जो पिछले रेफरेंस थे, वो केस थे, वो कहाँ गए? मीडिया पे कोई ये सवाल नहीं करता, माहिर कानून जो है वो ये सवाल नहीं करते, पार्लियामेंट में ये बात नहीं होती। अभी महज फोकस है ओमनी ग्रुप, और मैं समझता हूँ उसकी तहकीक होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। अगर सिंध गवर्नमेंट उसमें मुलविस है, जरदारी साहब खुद मुलविस हैं, तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मगर उसकी आड़ में
एक एहतसाब का जो है पूरा एक हवा क्रिएट करके मुल्क को पैरालाइज नहीं करना चाहिए। सही। मुल्क चलता है दो अहम कुव्वतें हैं। नंबर एक ब्यूरोक्रेट जो कारोबार हुकूमत के वो निगरान हैं, पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इस वक्त खौफजदा हैं। ये अखबारात में लिखा गया, इसके ऊपर बात भी होती रहती है। दूसरा तबका है बिजनेस जो ग्रुप्स हैं, वो भी डरे हुए हैं, किसी को नोटिस जा रहा है। बड़े बड़े सनतकार, सरमायाकार, कोई ऐसा बिजनेस ग्रुप नहीं है जिसको नोटिस ना जा चुकी हो। तो अब आप बताइए कि एक तरफ आपकी मईशत गिर रही है, 2.7% आपकी ग्रोथ रेट आ गया है, और उसके ऊपर नोटिस पे नोटिस, और अगर इस तरह की क्लाइमेट रहेगी तो कौन सरमायाकारी करेगा, कौन अपना पैसा निकाल के तो उसको इन्वेस्ट ओवरऑल करेगा। सिचुएशन को देखते हुए जरदारी साहब की तजवीज आपके नजदीक काबिले अमल है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, बात यह है कि हम बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की। हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ दहाइयों पर मबनी एक खिलवाड़ होता रहा। आज जो हमारी मईशत यहाँ तक पहुँच गई, हम तो दिवालिये की हद तक पहुँच गए जहाँ मुल्क का जहाँ तक ताल्लुक़ है। और अगर हमने इसका हिसाब किताब नहीं लेना तो यहाँ से हम आगे चलेंगे कैसे? आपने सुन लिया ना, मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं समझता। आपने ये भी बात सुन ली, जो हुकूमत ने इतने सारे कर्जे अभी तक लिए हैं, 5000 बिलियन की जो बात हो रही है, और अपोजिशन बार बार उनसे सवाल करती है कि जनाब आपने तो 1 साल से कम अरसे में इतने जो है कर्जे ले लिए, तो उसका क्या किया आपने? तो जवाब यही आता है ना कि अभी तो हमने कर्ज़ों की असल अदायगी ही शुरू नहीं की, अभी तो हम उनका सिर्फ सूद देने के काबिल हुए हैं। वो सूद दे रहे हैं और बिलियंस के कर्जे सूद उतारने में लग रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है। और जहाँ तक आपका इम्प्रेशन है वो पूरी दुनिया में, हम खुद कहते रहे कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो ज़ोरों पर है। तो बाहर से भी कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में लूट मार की, उनका एहतसाब ज़रूरी है। इससे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ये काम हर सूरत करना है। अलबत्ता वो जो माहौल एक सरमायाकारी वाला और वो जो एक हमने डराने वाला माहौल पैदा कर रखा है, वो भी मैं समझता हूँ करप्शन पर मबनी है। आम आदमी से जब आप बात करें, जो सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ये शिकवे करते हुए नज़र आते हैं कि उनको बारहा इस तरह के नोटिस आ जाते हैं जो शायद फेक किस्म के नोटिस हैं, और उनसे कुछ पैसा हथियाने के लिए उनको कुछ अहलकार जो हैं एहतसाब के इदारों के, वो अप्रोच करते हैं कि अगर आप हमें कुछ पैसे देंगे तो हम आपके केसेस ख़त्म कर देंगे। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी काम नहीं कर पा रहा। जिन्होंने लूटा है उनका एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो बातचीत है वो ये होनी चाहिए कि इनसे पैसे वापस लें। अगर आपने किसी स्टेज पे इनके केसेस खत्म करवाने हैं तो इनसे पैसे लें। इनको कैद होने से या इनको सजा होने से पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। जरूरी है, लेकिन एहतसाब के अमल को रुकना जरूरी नहीं है। और ऐसे में आसिफ जरदारी की तजवीज़ आपके नज़दीक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा मेहरबाज साहब, देखिए, अगर आप हिसाब किताब को बंद कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपको इस मुल्क की अदालतें भी बंद करनी पड़ेंगी, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को भी ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों केसेस हैं, मियां नवाज शरीफ का पनामा केस और आसिफ अली जरदारी साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का, ये नैब के अदारे के नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया एक में, और सुप्रीम कोर्ट ने JITs बनाई दोनों केसेस में, और उन JITs ने कोई 10-10 वॉल्यूम्स के अरबों रुपए की वो मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें सामने आई। और जब ये सामने आई तो अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब ये नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और अरेस्ट किए, तो अब किसी के पास ये इख्तियार भी हासिल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद इसको बंद किया जाए। ये कतन बंद नहीं हो सकते। आपके सामने है कि आज नवाज शरीफ साहब को ज़मानत तीसरी दफ़ा रिफ्यूज़ हुई है। ये वही केसेस हैं, ये वही तसलसल है कि इस मुल्क में पहली दफ़ा उन लोगों का एहतसाब हो रहा है कि जिनके पास अरबों रुपए के एसेट्स हैं। अब ये जो एसेट्स हैं, ओमनी ग्रुप है, अगर ओमनी ग्रुप अंदर है तो उसकी क्या वजह है वो बताएंगे कि जनाब जब पीपल्स पार्टी का ये 2007 में हुकूमत आती है तो किस तरीके से ओमनी ग्रुप का जो उनका ग्राफ है वो एकदम वर्टिकल टेक ऑफ करता है। 14 शुगर मिल्स किस तरीके से लगाई जाती हैं। अभी बात हुई कि जनाब वो पुराने केसेस जिसमें इक्विटल हुआ था, उनकी अपीलें अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। नैब ने उसमें अपील की थी और उनके जो इक्विटल्स थे वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुए कि जनाब
फोटो कॉपीज उसमें पेश कर दी गई, ओरिजिनल रिकॉर्ड इधर से उधर हो गया, जो कि गालिबन अब इनके पास मौजूद है और अपील में इनको देने का दोबारा राइट है, वो एक कानूनी प्रोसेस के अंदर मौजूद है वो चीज़ें। तो अगर हम हाँ, अगर इसको ख़त्म करना है तो उसका एक तरीका हमारे अपने कानून में मौजूद है, और वो तरीका है कि आप आके प्ली बारगेन कीजिए, आप वो पैसा जो सा है वो वापस कर दीजिए, तो आपको कोई किसी किस्म की जेल नहीं होगी, आप जहाँ जाना चाहेंगे, सियासत से आपको किनारा कशी करनी पड़ेगी, आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे 10 साल के लिए, पब्लिक ऑफिस आप नहीं होल्ड करेंगे। ये कतई मुमकिन नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना किसी को ये इख्तियार है कि इस किस्म का कोई ऑर्डर पास करे। तो सवाल ये था कि हिसाब किताब बंद करके आगे की बात की जाए, आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ काबिल अमल है या नहीं। हमारे 2 एनालिस्ट की राय मुतफ़िका है, जवाब हाँ में है कि हाँ ये अमल रुक जाना चाहिए, जबकि हमारे 3 एनालिस्ट की राय ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एहतसाब का जारी और सारी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसी ऐवान की कौमी असम्बली की, जहां पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बाद आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हुकूमत को मईशत पर मुआहदे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में 3 या 4 ऐसे मसाइल हैं जिन पर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और साथ बैठकर एक मौशी पॉलिसी तरतीब दी जाए, जिसे एक मिल्कियत दी जाए ताकि वो चलती रहे। हुकूमत किसी भी जमात की हो लेकिन मौशी पॉलिसी चलती रहे। इस पर सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी की भी हुकूमत को मईशत पर मुआहदे की पेशकश, क्या अपोजिशन इस पेशकश में संजीदा है? नज़ीर लगारी साहब। मेरे ख्याल में अपोजिशन संजीदा है इसलिए कि मामला देख रही है। अपोजिशन को भी मालूम है, हुकूमत को भी मालूम है। हुकूमत से बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह के हालात से गुजर रहा है, कैसे मसाइल हैं जिनके अंदर पाकिस्तान घिर चुका है और किस तरह की गलत पॉलिसियाँ हैं। ये हो सकता है, ये कह सकते हैं कि जी ये 10 महीने की पॉलिसियाँ नहीं हैं, लेकिन इन 10 महीनों में जितनी खराबियाँ पैदा हुई हैं वो माजी की पॉलिसियों के ऊपर और कुछ और गलत पॉलिसियाँ आई हैं और गलत फैसले आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को, पाकिस्तान के अंदर कारोबार को, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बहुत पीछे धकेल दिया है और इन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका है। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए, एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको करना है एहतसाब करते रहें, लेकिन आप एहतसाब को इंतकाम में न तब्दील करें। और दूसरी बात यह है कि आपको इस मुल्क की मैशत को बहाल करना है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ पावर, अगर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में मौजूद जमातें हैं, तो फिर आपको इन जमातों की बात सुननी होगी। हुकूमत को और अपोजिशन को एक जगह पर बैठना होगा। एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात मौजूद हैं, हुकूमत में शामिल लोगों के खिलाफ बड़े बड़े इल्ज़ामात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसे भी मामलात मौजूद हैं जिसमें सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल हुआ है। अगर एक पैसे का भी अगर कोई गलत इस्तेमाल है, या 1 रुपए का या 1 लाख का या 1 करोड़ का या 1 अरब का है, तो गलत इस्तेमाल है, कोई भी करता है। वज़ीर दिफा के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, दीगर लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात हैं। इस मामले को अलग चलाएं, लेकिन इस तरह न चलाएं कि अपोजिशन सारी जेल में चली जाए और जिन लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं या जिन लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस बन रहे हैं या जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, उनके बारे में नैब के चेयरमैन एलानिया ये कहें कि नहीं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे कि हुकूमत के गिर जाने का खदशा है। चाहे आसमान गिर पड़े, चाहे ज़मीन फट जाए, आपको इंसाफ का रास्ता तर्क नहीं करना है। एक तरफ दूसरी तरफ समझते हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से जो पेशकश की जा रही है उस पर ऑपोजिशन संजीदा है, खा वो पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून। आमिर ज़िया साहब। बात ही कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस पर इख्तिलाफ है वो गैर संजीदा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? उसकी वजह है कि देखें, कल जो है शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़े मईशत की बात की। अच्छा, उसमें जब अगर आप इस जुमले को देखें, इस फ्रेज़ को देखें, आप कहेंगे जी बड़ी कमाल की बात की और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं अफरीद जो है वो हमेशा तफसील में छुपा हुआ होता है। तो अगर हम उस तफसील का जायज़ा लें और जो उनकी खुद रिकमेंडेशन थी वो क्या थी कि जी 50% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, बिजली की कीमतें बढ़ाई ना जाएँ। वो जो उनके मुतालबात थे वो खुदकुश मुतालबात थे। वो मुतालबात थे कि जिसको अगर वो खुद हुकूमत में होते
तो वो उस पर अमल करने का क्या मतलब, वो तजवीज़ भी ना सुनना पसंद करते। या तो हम समझें कि शहबाज शरीफ साहब या तो मासूम है, उन्हें मईशत का नहीं पता, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि मईशत कैसे चलाई जाती, इतने बड़े कारोबारी घर से उनका ताल्लुक है। लेकिन जब उन्हें पता है तो फिर अगर वो इस तरह की तजावीज़ देंगे कि जो अमल जिस पर दरामद किया ही नहीं जा सकता, इम्प्रैक्टिकल हैं, तो उसका मतलब है वो गैर संजीदा हैं। अच्छा, उसी तनाजुर में आप देखें आसिफ अली जरदारी साहब ने कि आप जो हैं जब तनकीद करते हैं, आप ठीक है बजट की धज्जियां उड़ा दें, हम तालियां बजाएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को रद्द करें तो फिर एक अमली तौर के ऊपर उसका जो अल्टरनेट मुतबादिल जो तजवीज़ दें। आपके ठीक है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे 100 रुपये खर्चा बढ़ाना है, तो ये भी तो बताएं कि वो 100 रुपये हासिल कहाँ से करेंगे। आप कहते हैं कोई टैक्स भी ना दे, ठीक है, किसी का मतलब एहतसाब भी ना हो, बिजली हम महंगी पैदा करके सस्ती बेचें, दुनिया में कहीं ऐसा कारोबार नहीं होता, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, वो लोग जो है मतलब है जो टैक्स चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन पूरा खेल खेल रही है वो पॉपुलर तजावीज़ दे रही है। उसकी वजह ये कि पब्लिक सिंपैथी ले, क्योंकि मुल्क मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत वक्त को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं और कोई और हुकूमत के पास रास्ता नहीं है इसके अलावा कि अगर कोई भी इस वक्त हुकूमत होती जो हमारा जिस तरह का बैलेंस ऑफ इन्होंने छोड़ी थी बैलेंस शीट नून लीग की हुकूमत ने, उसके बाद आपको इसी तरह के इक़दाम करने थे जो पीपल्स पार्टी ने किया था इस मुल्क के साथ, उसके बाद ऐसे इक़दाम होने थे। तो ये जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ कि मतलब है ये जो तजावीज़ अपोजिशन की तरफ से है इसको हम मतलब है पिंच ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ये संजीदा नहीं है। संजीदगी आपको दिखाई नहीं दे रही। रज़ा रूमी साहब जी, मेरे ख्याल से मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये इसमें सियासत ज़्यादा है और माशियात कम है, और उसकी वजह यह कि ये मिसाक मईशत होता क्या है। यूँ आप मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं, आप पार्लिमान को चलाने के लिए कॉपरेशन कर सकते हैं, या मज़ीद किसी बिल पर किसी रिफॉर्म पर आपकी बातचीत हो सकती है या कंसेंसस बन सकता है, मगर मईशत जो है वो तो एक काफ़ी तकनीकी भी मसला है। मगर देखिए यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है, जैसे कि लगारी साहब ने पहले कहा, बड़े जामे अंदाज में उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की मईशत के वो इस कदर जो हैं खौफनाक हैं कि अगर उसमें ये सियासी तनाव और ये खींचातानी और पोलराइजेशन रहेगी तो मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। पहली वजह यह है कि 5,500 अरब के टैक्सेस का प्रपोजल दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे बड़ा हदफ है। और अगर आप फैक्ट्स भी देख लें तो पाकिस्तान की तारीख में रिसेंट दहाइयों में डेकेड्स में कभी भी जो टारगेट सेट किया जाता है टैक्सेस का वो अचीव नहीं होता, मां सिवाय 1 या 2 साल के, कभी पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ। और उसकी कई वजूहात हैं, FBR की मशीनरी ढीली है, टैक्स चोरी होती है, वगैरह वगैरह सब हम जानते हैं। तो इन हालात में जहां पर पार्लियामेंट में खींचातानी हो रही है, ऑपोजिशन को दीवार में लगाकर सबको जेलों में बंद करके और सूबों के ज़रिए ही और फिर ये जो हैं प्रपोजल्स जो हैं IMF के जो सूबों के महसूलात हैं उनमें भी इजाफा होना है खातिर ख्वाह, तो वो कैसे होगा। लेकिन सिंध में तो PPP की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, पंजाब में तो चलिए PTI की गवर्नमेंट है लेकिन वहां भी बहुत बड़ी ऑपोजिशन मौजूद है। तो और वहां पे पंजाब की सूरत हाल ये है कि वहां का जो ताजिर तबका है, छोटा बिजनेस, वो हामी है मुस्लिम लीग नून का। अगर आप उन पे टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा डालेंगे तो वो निकलेंगे सड़कों पे, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चुनाचे ये इसमें इनको कॉपरेशन करनी पड़ेगी वरना ये गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, सियासियात और जातियात ज्यादा है, माशियात कम है आपकी नजर में। शाहिद लतीफ साहब, देखें पाकिस्तान का अलमिया क्या रहा आज तक, दहाइयाँ आप पिछली ले लें, हमारा अलमिया ये है कि हम जो नुमाइंदे जिन्हें वोट देकर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाते हैं और उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो वहाँ जाएं और लोगों के मसाइल उनको देखें, फिर वो कानून साजी करें जिनका असल ये काम है। ना तो वो कानून साजी करते हैं, न लोगों के मसाइल वहाँ डिस्कस होते हैं। आजकल जो पार्लियामेंट में एक मछली मार्केट बनी हुई है वो सबके सामने है, और ये किस चीज़ पर है, ये जो झगड़े फसाद हैं ये किस बात पर हैं, वो सारे के सारे ज़ाती मफादात के ऊपर हैं। वो सारे के सारे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनका ताल्लुक लोगों के ज़ाती मसाइल से नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ अब भी जो बातचीत हो रही है और जिस मुआहदे की बात हो रही है इसका ताल्लुक ज़ाती मफादात से है,
और ज़ाती मफादात यही हैं कि अब चूंकि खासकर ये दो बड़ी पार्टीज जो हैं इनके लीडर पकड़े गए हैं और वो इससे बचने के लिए लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए फिर उसके साथ ताल्लुक है वो जो कहते हैं जी हम सड़कों पे आएंगे, ये बजट बड़ा बुरा आया है, हम लोगों को सड़कों पे लाएंगे। अब वो लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कुछ नरम जुबान इस्तेमाल करते हुए ये बता रहे हैं कि जी जैसे आज भी ये बात कर दी गई कि नया बजट लाओ, लोगों की हमदर्दी वाला बजट लाओ, जरा अपने बजट्स की भी बात करें ना। ये सारे टैक्सेस और ये जो महंगाई और किस वजह से कि मुल्क की लूट फूट होती रही, ये सारे के सारे आपने किए। आज जो सारी जो मलबा है वो इस हुकूमत पर डाल रहे हैं, इस मलबे के मूजिब तो आप हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज भी इस वक्त कोशिश ये है कि किसी तरह लोगों की तवज्जो इधर दिलाई जाए, उनसे हमदर्दी हासिल की जाए। कोई किसी किस्म की मैं इसमें ना संजीदगी देखता है ये हूं, ना और उनके पास कोई फार्मूला है हासिल करने का एक फार्मूला है पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दीगर ऑपोजिशन की इत्तेहादी जमात ताकि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। ठीक ठीक, राजा आमिर अब्बास साहब जी देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म इस वक्त इस मुल्क में कन्विक्ट हो चुके हैं करप्शन और इसमें इन केसेस में। इस मुल्क के जो सदर थे साहब का, वो प्रोडक्शन वारंट्स पे असेंबली के इजलास में आते हैं और फिर हम इन लीडर जो उनसी दोनों बड़ी पार्टी है इनसे हम तवक्का नहीं रख सकते कि अब ये कोई इस किस्म का चार्टर ऑफ देंगे मईशत का। इट इज़ टोटली एक ऐसी बात है कि जिसको अगर हम मानेंगे तो ये एक मजाक होगा। एक तरफ APC की बात होती है, एक तरफ बात होती है कि रोड्स पे आएंगे, एक उनका भाई कुछ कहता है, दूसरी तरफ आप देखें कि इस पार्लियामेंट की 10 माह की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी पैथेटिक है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजबूर हुए और उन्होंने कहा कि जी जब हम पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं तो हमें वहाँ से अजीब सी नॉइजेज आती हैं, शोर शराबे की आवाज़ आती है और कोई पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती। तो जब तक ये केसेस चलेंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी और जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिस्ट्स का काम है। तो इसके लिए इनको चाहे दुनिया से जहाँ से भी हायर करने पड़ते हैं, मौजूदा हुकूमत का अव्वलीन तरजीह जो होगी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर वो इस मुल्क की करेंगे तो यकीन कीजिए तो इस मुल्क का एक ही गोल होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिसे हुए को किस तरीके से आपने ऊपर लाना है, किस तरीके से डॉलर को आपने स्टैटिक रखना है, किस तरीके से इस मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लानी है। अगर इन चीजों को नहीं होगा तो फैटफ भी आपके गले में है। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आप खत्म कर देंगे तो तब आप फैटफ से भी नहीं निकल सकेंगे। इन तमाम चैप्टर्स को एड्रेस करना है गवर्नमेंट ने। जो अपोजिशन है वो हर किस्म का रोड़ा अटकाएगी, हर किस्म की रुकावट लाएगी और सिंगल टारगेटेड रीजंस होंगे कि किसी तरीके से एहतसाब ना हो, जो आज आपने पार्लियामेंट में सुन लिया। ठीक है, सवाल ये था कि आसिफ अली जरदारी की भी हुकूमत को मईशत पर मुआहदे की पेशकश, क्या अपोजिशन इस पेशकश में संजीदा है, हाँ या नहीं? पर नज़ीर लगारी साहब की राय मुख्तलिफ थी और जवाब हाँ में था कि अपोजिशन उन्हें संजीदा लग रही है। लेकिन हमारे 4 एनालिस्ट की राय मुख्तलिफ है, मुतफ़िक़ और जवाब ना में है। प्रोग्राम में मुझे लेनी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उनके वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा था कि नवाज शरीफ जेल के माहौल की वजह से दबाव का शिकार है। जेल में हिफाजती नुक्ता निगाह के बायस उन्हें अंदर भी घूमने फिरने की इजाजत नहीं है। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा है कि उनकी सेहत नॉर्मल है। अगर उन्हें इलाज की जरूरत थी तो वो सजा मौतली के दौरान क्यों नहीं करवाया गया? 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं मिल सकती। तो सवाल कि क्या नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जेल से निकलने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है? कानूनी माहिर हमारे पास मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब। देखिए, ये उस वक़्त से ही मुतवक्का था कि जब इन्होंने एक गलती की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें माहौल बेहतर करने के लिए 6 हफ्ते की एक कंसेशन दे दिया था, तो उसके बाद इनको जब अरेस्ट किया गया तो इन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था ज़मानत के लिए। लेकिन ये दोबारा रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट चले गए और यही तमाम दस्तावेज़ात, यही तमाम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब हमने आपको जो छुट्टी दी थी उसमें आपने कोई इलाज वगैरह तो कराया नहीं,
किसी किस्म की ट्रीटमेंट आपने ली नहीं, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक जगह कहा कि जनाब हमें तो ऐसा लगा कि जब आप जेल में थे तो आपकी बेहतर तरीके से वहाँ पे इलाज हो रहा था, आपको ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ थी, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए। जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए तो ये मुमकिन नहीं कि जो छोटी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो किसी भी तरीके से जो ऑलरेडी इनको इन्हीं सर्टिफिकेट्स पे रिजेक्ट कर चुकी थी जिसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो वो उनका पहला ऑर्डर भी मौजूद था, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है। तो ऐसे में अब मैं समझता हूँ कि इनके पास मौजूदा ग्राउंड्स जोन से हैं, मौजूदा रिपोर्ट्स जोन से हैं, उस पर किसी किस्म की कोई कंसेशन मिलता हुआ जमानत का नजर नहीं आ रहा। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि रायत अब उन्हें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आमिर जिया साहब, देखिए, कानून की बारीकियां तो राजा आमिर अब्बास साहब ने बता दी। मैं तो एक बतौर एक आम शहरी के मैं समझता हूँ कि असूली फैसला है, किसी एक कैदी के साथ तरजीही सलूक नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब के साथ जैसा मतलब है वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई बहुत ज़्यादा जाके कहते हैं ना कि कंसेशन दिए जाएँ। तो बिल्कुल जैसे कि राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि इस मामले के अंदर जो अदालत का फैसला है। अच्छा, फिर दूसरी बात ही कि हमारे मुल्क में बेहतरीन दिमाग है, हमारे यहाँ जो है बड़ी अच्छी मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, तो अल्लाह उनको रूबे सेहत करे, जितनी जल्द उनकी सेहत अच्छी हो। तो यहाँ पे अगर वो इलाज मालजा करा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और जो इलाज बाहर होगा वो यहाँ पर भी हो सकता है। जी ठीक है, तो आपको भी ये लगता है कि किसी न किसी हद तक ये जो हम देखते हैं कि मसावी होना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लगारी साहब, आपकी राय क्या है? मेरे ख्याल में जिस केस में कन्विक्शन हो चुकी है और इस पर तो कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं आया है, ऐसा भी नहीं है कि इस कन्विक्शन के बारे में सज़ा को सस्पेंड किया गया हो या कोई और इस तरह की कार्रवाई हो। ये तो सीधा एक ऐसी है, सज़ा सुना दी गई है और उसके बाद उनको जेल भेजा गया है, वो जेल में मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम रिलीफ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी सज़ा याफ्ता कैदी को ये रिलीफ दिया कि 6 हफ्ते के लिए उनको मौका दिया कि वो जेल से बाहर जाएं और अपना इलाज कराएं, और इस दौरान वो अपना इलाज करा सकते थे या उन्होंने हो सकता है कराया हो। अगर उन्हें अपने इलाज में कोई ऐसी रुकावट दरपेश थी या कोई पेचीदगी आ गई थी तो उससे अदालत को आगाह किया जा सकता था, बर वक्त अपने ड्यू टाइम में बताया जा सकता था कि जी हमने बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो अपना इलाज कराएं, लेकिन हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो भी कोई बात कंसिडरेशन की होती। वो 6 हफ्ते जिस तरह से उन्होंने गुजारे उसके बाद तो ज़ाहिर है उन्हें जेल जाना था। ये है कानूनी पोजीशन, इसलिए कि सज़ा हो चुकी है, और एक कि जब तक के वो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील मंजूर नहीं होती, जब तक कि उस सज़ा को मुअत्तल या मनसूख नहीं किया जाता, जब तक कि उनकी बरियत नहीं होती, इस तरह से तो नहीं हो सकता है कि फिर उनको आर्जी तौर पर तिबी बुनियादों पर रिलीफ मिले। इसलिए कि तिबी बुनियादों पर जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही रिव्यू को ख़त्म कर चुकी है तो बाकी कोई दूसरी कोर्ट जो है उस आला तरीन अदालत के मातहत अदालत तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक कहा है राजा आमिर अब्बास साहब। ठीक, रज़ा रोमी साहब। जी देखिए, बात यह है कि एक जो इस पहलू, एक तो इसका कानूनी पहलू है, और ये यहाँ पे बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अनप्रेसिडेंटेड 6 हफ्ते की उनको रिलीफ दिया। अब ये भी पूछा जाए कि क्यों दिया, अगर दीगर केसों में नहीं होता तो फिर इसमें क्यों हुआ। अच्छा, अब दूसरा इसका जो पहलू है वो है सियासत। नवाज शरीफ जो हैं उनका केस कानूनी भी है और सियासी भी है। हमने अब माजी में देखा है, अगर हालिया तारीख ही देखें, नवाज शरीफ की अपनी पहले भी अगर आप देख लें कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उनको 21 साल की कैद हुई थी और वो नाअहल हुए थे हमेशा के लिए, और फिर उनको यक 11 महीने के बाद ना सिर्फ ये कि निकाल दिया गया जेल से, बल्कि एक त्यारे पर बिठाकर 20-40 सूटकेसों के हमरा सऊदी अरेबिया भेज भी दिया गया। तो ये तारीख हमारे सामने, ये कोई मैं घर नहीं रहा। अब ये वक्त जो है ये बताएगा कि ये सियासत जो है किस पहलू पे जाएगी। जो बात की जा रही है एनआरओ की, कोई कह रहा है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम नहीं मांग रहे, कोई कह रहे हैं कौन देगा, या ये सवालात उठ रहे हैं, और ये गालिबन ये हमें इसी साल में पता लग जाएगा कि ये कितनी देर जेल में वाकई और रहेंगे बिना किसी बेल या रिलीफ के, या इनको रिलीफ भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत जो है वो कानून पर भी असरअंदाज होती है। तो तिब्बी बुनियादों पर जेल से निकलने की उम्मीद खत्म है, लेकिन सियासी बुनियादों पर आपको ऐसा नहीं लगता। शाहिद लतीफ़ साहब।
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मामलात हैं ये बिगाड़ इसीलिए हमारे मुल्क में आज तक पैदा हुआ, हम तरक्की पजीर नहीं हो सके, हम तो जवाल पजीर हैं। ख़ुद को हम कहते हैं जी तरक्की पजीर मुल्क है, जैसे कि बहुत सारे और हैं और वो तरक्की करते हैं जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए ना, ये छोटे ममालिक जो हमसे बात, ज़रा बांग्लादेश के सारे दादो शुमार ले लीजिए और देखिए वो कहाँ पहुँच गया। और हम कह रहे हैं जी कि हम तरक्की पजीर हैं, हमें तो शर्म आनी चाहिए। यही वजह है कि हमने आज तक डेवलपमेंट नहीं की। कानूनी मामला हो तो उसमें भी सियासत, कोई और मुल्क का मामला हो तो उसमें भी सियासत, मईशत हो तो उसमें भी सियासत, यानी हर चीज़ में सियासी पहलू जब हम अंदर उसके डालते हैं तो फिर सियासत की बुनियाद पर फिर वहाँ पे हर झूठ और हर किस्म का बयान जो है वो सच बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है और अपना मकसद और मुद्दा हल कर लिया जाता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स बिल्कुल 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उन पर तो जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा थी, तो वो कन्विक्शन हो गई है, वो सज़ा याफ्ता हैं और उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग बाहर जाकर सेटल हो चुके हैं। तो ये बहानेबाजी है, अल्फाज सख्त हैं मगर ये हकीकत है। ये बहाना बनाकर इसको बाहर जाने की एक कोशिश की जा रही है ताकि सारी फैमिली एक मरतबा बाहर सेटल हो जाए। और वो जो इसहाक डार साहब हैं, जैसे वो बाहर जाके सेटल हो गए, वही कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, वो हिटमैन हैं और उनको वो हिटमैन वाले जो लोग हैं जिन्होंने इनसे ये काम करवाया है, इस वक्त उनकी छतरी उन पर है, उनको सेटल किया जा रहा है। तो ये वही रिपीट होने जा रहा है। मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान में जब भी हमने किसी बड़े आदमी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, हमारे सारे एहतसाब के इदारे कुछ नहीं कर सके। यही वजह है कि जहाँ हमें इन पर ईमान ही नहीं है, जो नैब आज तक कर चुकी, इसके हाथों में कोई ऐसा केस नहीं जिसको कह सके कि हाँ किसी बड़े को पकड़ा। कि तिब्बी बुनियादों पर भी जेल से निकलने की उम्मीद किसी न किसी हद तक उनकी खत्म। मैं नहीं समझता कि इसको सियासत की नजर होना चाहिए और ये हरगिज ये मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये था कि क्या नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जेल से निकलने की उम्मीद खत्म हो गई है? हमारे 4 एनालिस्ट की राय मुतफिका है, जवाब हाँ में है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अब वो जेल से बाहर निकल पाएंगे तिब्बी बुनियाद। लेकिन नजर उमी साहब का तज्जिया मुख्तलिफ था, जवाब ना में था और उनको ऐसा लगता है कि सियासत तिब्बी बुनियादों पर और तिब्बी मामलात पर हावी हो सकती है। माजी में ऐसा होता रहा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी को दोबारा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी। अब उसका जवाब पाकिस्तान को भारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हुआ है एक खत की शक्ल में। ताहम भारत की जानिब से इस जवाब को सिर्फ रस्मी जवाब कहा जा रहा है और उसमें किसी भी सतह के पाक भारत मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर नहीं की गई है। पाकिस्तान की काविशों के बावजूद भारत की जानिब से अब तक मुस्बत जवाब नहीं मिल सका है। यह है कि नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म इमरान खान के खत का जवाब तो आ गया, लेकिन क्या मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद दम तोड़ चुकी है? शाहिद लतीफ़ साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरा माजी देखें और उसके हालिया जो जीत है इलेक्शंस में, उसको भी मद्देनज़र रखें, तो वो तो सारी की सारी जीत है उसकी बुनियाद पाकिस्तान की नफ़रतों पर है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जो है वहाँ पर आपको एक इंतहा पसंदी नज़र आती है और ये इन्हीं नफ़रतों की बुनियाद पर उसने अपना वोट बैंक बनाया और जिसकी वजह से वो जीत गया और बड़ी मेजॉरिटी लेकर जीता। ये हो नहीं सकता कि आज वो इमरान साहब जो हैं उनकी तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और कश्मीर के बारे में कोई बातचीत करने की हम उम्मीद पैदा करें। ये होने नहीं जा रहा। ये सारे का सारा मामला रस्मी है। एक ख़त गया था मुबारकबाद का, उसका एक रस्मी जवाब आ गया। तो इस तरह की ना तो उम्मीदें हम लगाएं और ना ही हम इस तरह की उम्मीदें बांधें कि इसके ज़रिए अब आपस में बातचीत होने जा रही है। तो वो जो इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि जी मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से शायद कश्मीर का मसला हल करने में मदद मिले, मुझे तो उसका मंतक पहले भी समझ नहीं आया, आज भी समझ नहीं आता और ना ही ऐसा होने जा रहा है। ये सारा मामला रस्मी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रतें और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शंस हैं उसकी जो कार्रवाई है उसमें इजाफा होगा। मैं उसमें और कश्मीर के मामले में भी जो वहाँ पे जुल्म और तशद्दुद है उसमें भी इजाफा होगा। मैं उसमें कमी नहीं देख रहा। ठीक है, आपका आंसर आ गया। कशीदगी बढ़ सकती है लेकिन कमी होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही। लगारी साहब, आपको क्या लगता है? बात यह है कि एयर मार्शल साहब का चूँकि दिफाई मामलात पर गहरी नज़र है, इसलिए उनका एक तज्जिया है। मेरा तज्जिया कदरे मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि बीजेपी की तारीख़ यही है कि वो उसकी मजमूई
जो उनका स्टैंड रहा है वो एंटी पाकिस्तान रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके दौर में LK आडवाणी थे, वो एंटी मुस्लिम भी थे, एंटी पाकिस्तान भी थे, वाजपेयी थे, मोरारजी देसाई थे, ये सारे के सारे इनका कभी भी पाकिस्तान के हक़ में मौक़िफ़ नहीं हुआ करता था। लेकिन जब हालात का जबर आता है, जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है, जब चारों तरफ से हालात इस तरह के बन जाते हैं तो फिर इनको दरवाज़ा खोलना पड़ता है। देखें ऐसा नहीं है, कारगिल के बाद और कारगिल के तकरीबन कोई 2 साल या 1.5 साल के बाद उस शख्स के लिए दरवाज़ा खोलना और उस शख्स को आगरा बुलाना जिनके बारे में उनका ये कहना था कि कारगिल की जंग उन्होंने इनिशिएट की थी, और उसके बाद उनका वेलकम करना और फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी उनके दौर में होना, फिर किसी नतीजे तक पहुंच जाना, फिर ये मामला तो तकरीबन तय होने जा रहे थे जब हालात जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली के सिलसिले में शुरू हुआ और मुशर्रफ को एक तरफ होना पड़ा और वो कमज़ोर हो गए। तो लेकिन उससे पहले तो बहुत से मामला सेटल डाउन होने जा रहे थे। तो ये हो सकता है कि देखें, एक बात यह है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिया भी मिस कर रहा है, पाकिस्तान भी मिस कर रहा है, इसलिए कि दुनिया ओपन हो रही है, दुनिया खुल रही है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आपने जाना है, इंडिया ने भी जाना है, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, आसमान से नहीं टपकेगा, ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। ये बात इंडियन इस्टेब्लिशमेंट भी रियलाइज़ करती है। मेरे ख्याल में दरवाजे खुलेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ बहुत ज्यादा मायूसी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। दरवाजे खुलेंगे और दरवाजे खुलेंगे ही तो मसले कश्मीर पर भी बातचीत हो पाएगी। मेरा बस एक नुकता ये है कि पाकिस्तान को अपने कोर इश्यूज पर विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ना कश्मीर पर, ना सरक्रीब पर, ना सियाचिन पर, अपने बेसिक कोर इश्यूज पर स्टैंड करना चाहिए। मेरे ख्याल में डायलॉग हो सकते हैं। रज़ा रोमी साहब। जी बिल्कुल, मैं लगारी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि अगरचे कि इस वक्त हालात बहुत जो हैं पोलराइजेशन है, और जो मोदी साहब का बयानिया रहा है इलेक्शन में, उसके बाद उससे पहले सारा चौकीदारे का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान में, तो उससे तो यही लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन को बेचते रहे हैं सियासत के तौर पे। मगर तारीख जो है वो कुछ और कहती है। तारीख ये कहती है कि वाजपेयी साहब जो है वो लाहौर भी आए और उनके साथ और उन्हीं के ज़माने में मुशर्रफ साहब से उनके बड़े अच्छे जो है रवाबित भी पैदा हुए और बातचीत आगे बढ़ी। और इस वक्त जो वाक़या ये है कि हिंदुस्तान की ज़रूरत है हमसे कहीं ज़्यादा वस्ती एशिया तक पहुंचने की, मंडियों को एक्सेस करने की, शायद सीपैक का किसी पॉइंट पर हिस्सा बनने की उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी। मगर अभी चूँकि ये मामला सेटल डाउन होंगे, इलेक्शन का बुखार उतर गया है, क्योंकि ये भी मत भूलें कि मोदी साहब वही हैं और ये बीजेपी वही है जिसने अपने मफाद के लिए दीगर मुसलमान ममालिक से बड़ी दोस्ती गाड़ ली है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जिसमें UAE भी शामिल है, गल्फ स्टेट्स भी शामिल हैं। OIC जो कि इस्लामी ममालिक की तंजीम है, इस बार उसकी हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पर ख़ास तौर पर दावत भी दी गई। तो जब उनका अपना मकसद होता है तो वो ये भूल जाते हैं कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, लेकिन इलेक्शन में और नफरत बढ़ाने के लिए वो ये यूज़ करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब की अभी तक पॉलिसी बड़ी बेहतरीन रही है इसके मामले में। उनका एक कद जो है सियासी कद और एक बहैसियत एक स्टेट्समैन के, वो दुनिया ने भी इसका एतराफ़ किया है, क्योंकि हमेशा उन्होंने अमन की बात की है, डायलॉग की बात की है, बार बार खत लिखे हैं, फ़ोन किए हैं, और मैं समझता हूँ हमें उसकी तायीद करनी चाहिए। ठीक, आमिर ज़िया साहब। ये पहली बात हुई कि एक रस्मी खत गया था और उसका एक रस्मी जवाब आया। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे मीडिया ने न सिर्फ उसको ओवर प्ले किया बल्कि डिस्टॉर्ट किया, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि भारत की हुकूमत ने जो है उसकी एक कहते हैं वो किया, कंट्रडिक्ट किया इस चीज़ को कि हमारी तरफ से जामे मुज़ाकरात की कभी बात ही नहीं हुई। तो एक तो पहली बात हमारे मीडिया को खुद देखना चाहिए कि जो डिप्लोमेटिक सिफारती मामलात होते हैं बड़े हसास होते हैं, उनमें अल्फाज का जो चुनाव होता है बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग भी उसी तरह होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका सवाल है उम्मीद क्या दम तोड़ गई, मेरा उस पर यह सवाल है कि क्या उम्मीद थी कि जो है पाकिस्तान और भारत जो है मुज़ाकरात की टेबल पर आने वाले हैं, मेज़ पर आने वाले? मेरे ख्याल में ये उम्मीद नहीं थी। उसकी वजह ये है कि भारत जो है अपने आप को समझता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, और वो समझता है कि देखिए सियासत में कभी भी 10-20 साल का गुजर जाना जो होता है कोई एक ब्लिंक ऑफ एन आई समझा जाता है। तो समझते हैं कि आज अगर हम पाकिस्तान को जिस राह पर पाकिस्तान है और मुश्किलात के शिकार है, तो उनका एनालिसिस ये हो सकता है कि जनाब एक ज़्यादा कमज़ोर पाकिस्तान से 5-10 साल के बाद, 4 साल के बाद हम बात करें, इस वक्त ना करें। और सो भारत जो है जिस तरह इसकी मैशत मजबूत हो रही है, भारत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मुज़ाकरात आप शुरू भी कर देते हैं, तो उसमें क्या पाकिस्तान एक कमज़ोर पाकिस्तान, एक तकसीम
जो डिवाइडेड पाकिस्तान है, इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर अनस्टेबल पाकिस्तान है, तो क्या जिसकी मैशत कमज़ोर है, क्या इस सूरत में हम भारत के साथ किसी भी तरह से कोई जो है अपनी बात मनवा सकते हैं? असूलों की बुनियाद पर कोई समझौता हो सकता है? कश्मीर का मसला हल हो सकता है, सरक्रीक का मसला हल हो सकता है, सियाचिन का मसला हल हो सकता है? नहीं हो सकता। एक मजबूत पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, माशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान जो होगा, वही जो है यहाँ पर अमन का ज़ामिन है और जो है इश्यूज भारत के साथ हल कर सकता है। तो अगर इमरान खान इस वक्त कोल्ड पीस की तरफ जाते हैं, हम नहीं कह रहे कि तो डेडलॉक खत्म होगी, तो कोल्ड पीस की तरफ भी जाते हैं, मेरे ख्याल में अभी वो ज्यादा मुनासिब स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, राजा मेरे पास साहब, देखिए, हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये तो बिल्कुल फॉर्मल सी एक चिट्ठी है। एक तरफ रॉ, एक तरफ एनडीएस, आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ट्रबल है और आपके यहाँ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंसीज हैं, इन तमाम में भारत का और उसके आकाओं का अमल दखल है। भारत अभी जब तक ये समझेगा कि वो इलाके की सबसे बड़ी पावर है, तो ये कभी भी पीस नहीं होगा। ये अब भारत पे है कि जब वो समझेगा कि हम और पाकिस्तान इक्वल हैं, जब इक्वलिटी की बात होगी तब जाके कोई अमन की बात होगी। अदरवाइज ये चिट्ठियों से इससे अमन नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और अगर उसने सेंट्रल एशिया जाना है, उसको सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान का ये सी पैक किसी भी तरीके से इसको रोका जाए। और हालिया आपने देखा कि इवन ईरान के साथ उनके इश्यूज चलने शुरू हो गए। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है और मैं क्रेडिट देता हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे फॉरेन पॉलिसीज को शेप देना शुरू किया है, इससे भारत उसकी तारीफ हमें करनी होगी। ठीक है, इलेक्शन फीवर है, जीत का नशा है, सिर्फ उस जीत के नशे के उतरने का इंतजार हमें करना होगा। जैसे ही वो नशा उतरेगा, नरेंद्र मोदी मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठेंगे। हमारे 3 एनालिस्ट की राय हाँ में है और हमारे 2 तज्जियाकारों का तज्जिया मुख्तलिफ था, जवाब ना में था। इसी के साथ ही न्यूज़ मेकर से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।